नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह। एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं 12th बायोलॉजी के इस ऑब्जेक्टिव डिस्कशन के सेशन क्लास में। बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे आपके अध्याय 3 जिसका नाम है मानव जनन। और इसमें हम लोग आज ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे 60 से आगे, यानी हम लोग 60 से लेकर के 85 या 90 प्रश्नों का जो ऑब्जेक्टिव है उसका हम लोग डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो मेरा यूट्यूब पे दिया गया है, जिसमें आप पार्ट 1 में 1 से लेकर के 30 तक और पार्ट 2 में 31 से लेकर के 59 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आप डिस्कशन कर सकते हैं। और उसे आप आसानी से प्रेरणा कोचिंग सेंटर अपने यूट्यूब चैनल पे सर्च करें और वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाकर के पूरा का पूरा जो वीडियो है उसको आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं 60 प्रश्नों से, जो कि आपका अध्याय 3 यानी वुमेन रिप्रोडक्शन का है, जिसमें आज हम लोग 60 प्रश्न से आगे की ओर बढ़ेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे। देखिए, हमारा जो 60वां प्रश्न है ये कह रहा कि मनुष्य में प्रत्येक टेस्टिस में करीब कितने सेमनीफेरस, या देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, सेमनीफेरस नलिकाएं पाई जाती। देखिए, सेमनीफेरस नलिका क्या होता है इसको आप समझ सकते हैं। जैसे आप सबको पता है कि मानव में जो टेस्टिस होता है उसका आकार जो है इस प्रकार का होता है, अंडाकार होता है। यानी मानव में जो टेस्टिस है, यानी ये जो पिक्चर है आपका टेस्टिस का, मानव में जो ये टेस्टिस पाया जाता है बच्चों, इसका आकार होता है अंडाकार। और इस टेस्टिस के आधारीय भाग पर मुख्य रूप से 3 और इसके अंदर बहुत सारी जो है छोटी छोटी नलिकाएं जो होती है वो पाई जाती है। इतना अधिक कुंडलित होता है, इतने छोटे से एरिया में जो है ना, इस नलिका की संख्या जो है, ये जो सेमनीफेरस नलिका है, इसकी संख्या लगभग 500 से लेकर के 600 के बीच हो सकती। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि मनुष्य में प्रत्येक टेस्टिस में, प्रिब्रीशन को अंग्रेजी में बोलते हैं टेस्टिस, मनुष्य में प्रत्येक टेस्टिस में, मतलब एक मनुष्य में बच्चों आपको पता है कि 2 की संख्या में टेस्टिस होती है। तो कह रहा कि प्रत्येक टेस्टिस में करीब कितने सेमनीफेरस नलिकाएं पाई जाती है। तो याद रखिएगा, प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 500 से लेकर के 600 के बीच जो है वो जो है ना आपका सेमनीफेरस नलिकाएं पाई जाती है। तो इसका मतलब हो गया कि आपका जो 60 नंबर सवाल है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप सबको बता दें कि अभी गर्मी के छुट्टी के कारण आपका जो ऑफलाइन क्लास है ये बंद है, लेकिन आपको ये भी याद दिला दें कि 9 जून को आप लोगों को परीक्षा देनी है अध्याय 3 और 4 का, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों जो प्रश्न है उसका हम आप लोगों को एग्जाम लेंगे। और इस बार जो हम लोग आपको जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड की जो प्राइज है वो बड़ा ही एक अद्भुत प्राइज हम आप लोग के लिए रखे हैं। पहले से जो प्राइज निर्धारित है वो तो रहेगा ही, लेकिन जो बच्चे टॉप 10 में आएंगे उसे कोचिंग संस्था की ओर से एक एक पौधा दिया जाएगा गिफ्ट में प्राइज के अतिरिक्त। और उस पौधे को आप अपने आसपास के क्षेत्रों में लगाएंगे, चाहे वो स्कूल के ग्राउंड में लगाएं या सड़क के किनारे लगाएं या घर के आसपास लगाएं या किसी भी सार्वजनिक स्थल के आसपास में उसको लगाएं। और उसका जो सेल्फी है ना पौधे लगाते हुए, कोचिंग का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है उस पर आपको सेंड करना है। और उसका भी प्रमोशन जो है हम लोग ऑनलाइन क्लास के दौरान करेंगे कि बच्चे जो है पर्यावरण बचाने के मूड में है, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए वो भी प्रयास करते हैं। तो एक हमारा एक छोटा सा प्रयास है, इससे मुझे नहीं पता कि पर्यावरण को कितना फायदा होगा भविष्य में, लेकिन एक प्रयास है कि बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं तो कम से कम अगर हम 9, 10, 11, 12 के बच्चों को अगर प्रत्येक एग्जाम में 10-10 पौधा गिफ्ट करते हैं और जो भी उपहार देते हैं उसके अतिरिक्त, तो कहीं ना कहीं बच्चों के माध्यम से अगर इसमें से कुछ पौधे मर भी जाते हैं या कुछ पौधे बचेंगे तो कहीं ना कहीं इससे पर्यावरण को लाभ मिलेगा। आप सबको पता ही है कि हमारे जो आसपास के क्षेत्र हैं या फिर हमारा जो पृथ्वी है इस पे इतनी अधिक तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रही है। लगातार प्रत्येक वर्ष आग पिछले वर्षों की तुलना में अधिक गर्मियां पड़ती है। और इसके पीछे हम लोग क्या करते हैं कि जिसके पास सुविधा एसी कूलर लगा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव हमारे दुनिया में मौजूद हैं जिसके पास एसी कूलर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे ऐसे मानव भी हमारे पृथ्वी पर मौजूद हैं जो कि
एसी और कूलर को खरीद नहीं सकते हैं, जिसके कारण उन्हें काफ़ी असुविधाएं होती है। ऐसा ना हो कि हमारे आने वाले जो पीढ़ी है वो हमें कुछ दे ना दे, बस गाली जरूर देगा कि भाई सब पेड़ पौधा काट करके निकल लिया और आज हमें इतनी अधिक गर्मियां झेलनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं इस छोटा सा मुहिम का आप लोग भी हिस्सा बने और टॉप 10 में आए। कोचिंग की तरफ से आपको एक पौधा गिफ्ट दिया जाएगा, उसे अपने आसपास के क्षेत्र में लगाएं और इसका जो सकारात्मक प्रभाव है वो भविष्य में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। सवाल है कि योनि द्वारा प्रायः एक पतली झिल्ली सा ढका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइमेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइमेन। याद रखिएगा, जैसे ये जो हाइमेन होता है ये क्या होता है कि जैसे योनि जो होता है, योनि का बाहर जो है ना एक पतली झिल्ली द्वारा वो ढका होता है। जब तक महिलाएं वर्जिनिटी स्टेज में होती है, जब तक कॉपुलेशन की क्रिया से वो दूर रहती है या फिर वो क्या होता है कि किशोरावस्था में होती है, तो उनका जो योनि है ना वो एक पतली झिल्ली द्वारा ढका होता है। इस पतली झिल्ली को हम लोग बोलते हैं हाइमेन। याद रखिएगा, इस पतली झिल्ली को हम लोग बोलते हैं हाइमेन। तो 61 का जो हमारा सही आंसर है, कह रहा कि योनि जो कि एक मादा जननांग है एक पतली झिल्ली द्वारा ढका होता है। कब तक? जब तक महिलाएं वर्जिनिटी की स्टेज में होती है, तो उस पतली झिल्ली वाला जो आवरण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइमेन। याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलेंगे हाइमेन। तो यानी हमारा 60 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 60 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल हमारा है, इसको ध्यान से देखेंगे कि फॉलिकल का फटना, क्या कह रहा है, फॉलिकल का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना। जैसे हम सबको पता है कि ये हमारा ओवरी है, ये क्या है, ओवरी है। ये फीमेल का जो है क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है। और ये ओवरी क्या होता है कि इसके अंदर जो फॉलिकल होता है ये फटता है और उसके फटने से यहाँ से ओवा निकलता है, यहाँ से ओवा निकल करके फिलोपियन ट्यूब में जाती है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलिकल का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना क्या कहलाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे अंडोभेदन। क्या बोलेंगे, अंडोभेदन। यानी अंडा जो है ना वो भेद करके बाहर निकलना, किसको, फॉलिकल को। तो फॉलिकल फटेगा और उसके अंदर से क्या निकलेगा, ओवा निकलेगा। मतलब क्या कि फॉलिकल को भेद करके अंडा बाहर आ रहा। तो इस क्रिया को हम लोग बोलेंगे अंडोभेदन। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, अंडोभेदन। यानी 62 का जो हमारा सही आंसर है बच्चों ये है ऑप्शन नंबर सी। समझे ना, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि विकसित शुक्राणु, क्वेश्चन कह रहा है कि विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आप सबको पता है कि शुक्र जनन नलिका, याद रखिएगा, शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका, इसके माध्यम से क्या होता है कि इसी में जो है ना स्पर्म का निर्माण होता है। शुक्र जनन नलिका में क्या होता है कि स्पर्म का निर्माण होता है। तो यहाँ जो स्पर्म का निर्माण हो रहा है, तो ये जो शुक्र जनन नलिका में हमारा स्पर्म का निर्माण हो रहा है, तो इस स्पर्म को विकसित करने के लिए 3 कोशिकाएं यहाँ पर अपना योगदान देती है। याद रखिएगा, कितना कोशिका, 3 कोशिका। एक होता है सेंट्रोली सेल, एक होता है शुक्र जनन कोशिका और एक होता है लाइडिंग या अंतराली कोशिका। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, याद रखिएगा, शुक्र जनन नलिका के अंदर 3 कोशिका होती है। एक कोशिका का काम है शुक्राणु को बनाना, एक कोशिका का काम होता है शुक्राणु को पोषण देना और एक कोशिका का काम होता है कि जब स्पर्म यहाँ से बाहर निकलेगा ना तो इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का उत्पत्ति कराना। तो याद रखिएगा, शुक्र जनन नलिका में कितने कोशिका, 3 कोशिका। याद रखना, शुक्र जनन नलिका में कितनी कोशिका है, 3 कोशिका। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकसित शुक्राणु को, मतलब जिस समय स्पर्म विकसित हो रहा होता है, उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उसको पोषण देने का काम कौन करता है, उसको पोषण देने का काम करता है सेंट्रोली कोशिका। याद रखिएगा, जब स्पर्म शुक्र जनन नलिका के अंदर इसका निर्माण हो रहा होता है, इसका विकास हो रहा होता है, इसको विकास देने का काम कौन करता है, इसको विकास देने का काम करता है सेंट्रोली कोशिका। याद रखिएगा, इसको विकास देने का काम कौन करता है, सेंट्रोली कोशिका करता है। यानी हमारा 63 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में हमको लिखिए
कि और जो दो कोशिकाएं हैं, एक है शुक्र जनन कोशिकाएं और एक है अंतराली कोशिका यानी लाइडिंग सेल, इसका क्या क्या काम है इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें। और बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि हम कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते हैं सर, नहीं देखते हैं, हम रोज शाम में देखते हैं कि आपने क्या क्या कमेंट किया। तो कहीं ना कहीं आप इसको लिख करके भेजिए। अगर आपका आंसर सही होगा तो कोई बात नहीं, अगर गलत होगा तो हम अगले जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें इस पर जरूर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आपको क्या करना है कि मतलब शुक्र जनन नलिका में 3 कोशिकाएं पाई जाती है। एक कोशिका का तो काम यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये क्या कर रहा है, विकसित शुक्राणु को पोषण दे रहा। बचा 2 और कोशिका, एक शुक्र जनन कोशिका और एक लाइडिंग कोशिका। इसका क्या क्या काम है इसे निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें और हम लोग उस पर अगले वीडियो में फिर से डिस्कशन करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 64 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव कहाँ से होता है। सबसे पहले बच्चों ये पता होना चाहिए कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है क्या। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स एक मादा हार्मोन्स है। क्या है? मादा हार्मोन्स है, याद रखिएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स क्या है? एक मादा हार्मोन्स है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो है ये क्या है? मादा हार्मोन्स है। और ये जो मादा हार्मोन्स है, तो अब मादा जब हार्मोन्स है तो निकलेगा कहाँ से? मादा जननांग से निकलेगा। तो इसमें से मादा जननांग से कॉपर्स ल्यूटियम। तो ये जो कॉपर्स ल्यूटियम है ना, ये कहाँ पाया जाता है? ओवरी के अंदर, जहां से अंडाणु बाहर निकल जाता है ना, उस स्थान पर एक पीली संरचना बन जाती है। तो उस पीली संरचना वाले भाग को बोलते हैं कॉपर्स ल्यूटियम। और इसी कॉपर्स ल्यूटियम से जो है ना, ये मादा हार्मोन्स यानी प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। आपको अगर जानकारी होगी तो इससे पूर्व भी एक ऑब्जेक्टिव मैंने डिस्कस कराया था जिसमें इसके जस्ट विपरीत क्वेश्चन पूछा गया। उसमें पूछा गया था कॉपर्स ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो उस समय मैंने आपको बताया था प्रोजेस्टेरोन, और अब की बार उसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ दिया। तो इसमें आप कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। प्रोजेस्टेरोन जो कि एक मादा हार्मोन्स है, कहाँ से इसका स्राव होता है? इसका स्राव होता है कॉपर्स ल्यूटियम से। याद रखिएगा, इसका स्राव होता है कॉपर्स ल्यूटियम से। यानी कि आपका 64 का जो हमारा सही आंसर है वो आपके स्क्रीन पे आ गया। यह है ऑप्शन नंबर सी। 64 का जो हमारा सही आंसर है ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि स्तनपायी जीवों में, स्तनपायी यानी जो जीव अपने बच्चों को स्तन के माध्यम से दूध पिलाता है उसे हम लोग बोलते हैं स्तनपायी जीव। तो कह रहा है कि स्तनपायी जीव में नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होगी? तो नर जननांग से होगी, क्योंकि लीवर नर जननांग है नहीं, फेफड़ा नर जननांग है नहीं, किडनी नर जननांग है नहीं। तो इसमें से नर जननांग को है जी अंडकोश। क्या है? अंडकोश यानी अंडाशय। अंडकोश यानी अंडाशय। तो नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होगी? तो अंडकोश से होगी। समझे ना? तो यहाँ पर याद रखना अंडकोश मतलब टेस्टिस, यानी टेस्टिस से ही क्या होगा कि नर हार्मोन्स की उत्पत्ति होगी। तो हमारा जो 65 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ये तीनों जो जनना आपको दिख रहा है अंग, ये एक क्या है? जननांग ही नहीं, ये सभी एक अंग है। लेकिन अंडकोश एक क्या है? नर जननांग है। और इसी नर जननांग से किसकी उत्पत्ति होती है? नर हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है। फिर से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि एक नर हार्मोन्स का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। कि जैसे आपने यहाँ पर बताया स्तनपायी जो धारी जीव है उसमें नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो अंडकोश से होती है। तो एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ कि एक नर हार्मोन्स का नाम आप जो है ना 65 नंबर दे करके नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखें कि एक नर हार्मोन्स का नाम आपको बताना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है प्रश्न नंबर 66 और क्वेश्चन कह रहा है कि अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण कहाँ से होता है। बड़ा इजी सवाल है कि जो अंडाशय है, यानी अंडाशय मतलब अंडाशय यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओवरी। इसमें अंडाणु यानी ओभा का जो निर्माण है वो कहाँ से होता है? तो ओभा का निर्माण होता है, मतलब कैसे होता है? तो ओभा का निर्माण किसके द्वारा होगा? तो इसमें जो है अंड जनन के ही माध्यम से ओभा का निर्माण होगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पेलिंग लिखा होगा जो कि नहीं है। अंड जनन यानी जहां पर अंड जनन की प्रक्रिया होगी उसी से हमारा ओभा का निर्माण होगा। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 66 का सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी। 66 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि क्राय प्रोटोचाइल्ड की अवस्था वृषण में कैसे उत्पन्न होता है। देखिए ये जो यहाँ पर लिखल है क्राय प्रोटोचाइल्ड, इसका मतलब होता है कि बच्चे पैदा करने में अक्षम, बच्चे पैदा करने में अक्षम। तो बच्चे पैदा करने में जो अक्षम होता है ये टेस्टिस में यानी वृषण में ये स्थिति कब उत्पन्न होती है, इसको पूछ रहा है क्वेश्चन। फिर से आप इसको समझिए कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो व्यक्ति बच्चे पैदा करने में अक्षम होते हैं, जो व्यक्ति बच्चे पैदा करने में अक्षम होते हैं, तो आखिर उसमें उसके टेस्टिस में किस प्रकार की स्थिति होती है। तो याद रखिएगा उसके टेस्टिस में जो है ना उसके टेस्टिस का जो एस्क्रोटम में मतलब जो ये टेस्टिस है ना ये एस्क्रोटम में उतरने में असमर्थ होता है। इसको फिर से एक बार समझिए। जैसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में हैं जो कि कॉपुलेशन की क्रिया करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? जैसे हम सबको पता है कि यहाँ पर एस्क्रोटम होता है ना मादा जननांग में, देखिए ध्यान से, इस एस्क्रोटम में दो टेस्टिस होता है, एक टेस्टिस यहाँ और एक टेस्टिस यहाँ। आप जितने भी नर हैं जितने भी पुरुष हैं उसका जो एस्क्रोटम होता है यानी मादा जो एक नर जननांग है उसको वो जो एक थैली नुमा संरचना होती है इसको हम लोग बोलते हैं एस्क्रोटम। इस एस्क्रोटम के अंदर दो टेस्टिस होते हैं और ये टेस्टिस जो है ना जिस समय मानव जन्म लेता है ना तो बचपन में ही ये उदर गुहा के माध्यम से इंगुइनल कैनाल होता हुआ ये जो है ना हमारा पहुंच जाता है एस्क्रोटम, समझे। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसमें ये जो टेस्टिस है ना ये एस्क्रोटम में उतरने में अक्षम होता है, मतलब एस्क्रोटम में जो है ये टेस्टिस आ ही नहीं पाता। और जब ये टेस्टिस नहीं आ पाएगा, चूंकि आपको पता है किसी टेस्टिस से हमारा स्पर्म बनता है, जब टेस्टिस एस्क्रोटम में उतर ही नहीं पाएगा तो निश्चित रूप से ऐसे जो लोग हैं वो क्या होंगे, क्राय प्रोटोचाइल्ड यानी बच्चे पैदा करने में वो क्या हो जाएंगे, अक्षम हो जाएंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बच्चे पैदा करने में अगर कोई व्यक्ति अक्षम है तो उसका क्या कारण है। तो उसका कारण यही है कि जो टेस्टिस है ना, जो ये हमारा क्या है टेस्टिस है, ये टेस्टिस जो है ये एस्क्रोटम में उतरने में अक्षम होता है। मतलब अगर कोई समान व्यक्ति है तो उसके एस्क्रोटम में दो दो टेस्टिस होगा। अगर कोई व्यक्ति बच्चे पैदा करने में असमर्थ है तो निश्चित रूप से उसके एस्क्रोटम में जो है वो टेस्टिस उतर नहीं पाएगा। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी अगर टेस्टिस एस्क्रोटम में उतरने में अक्षम है तो उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होगा। चलिए यहाँ समझ में आ गया होगा। कहता है कि जीवों में प्रजनन की क्रिया क्यों होती है। तो जीवों में जो प्रजनन की क्रिया होती है वो जीव की संख्या को बढ़ाने के लिए, यानी जैसे मान लो हम ही प्रजनन करेंगे तो हमसे नई संतति उत्पन्न होगी, फिर वो भी प्रजनन करेगा तो उससे नई संतति होगा। तो प्रजनन की क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, जीव अपनी संख्या को बढ़ाता है। अगर जीव प्रजनन करना छोड़ दे तो उसकी संख्या बढ़नी बंद हो जाएगी। तो ये पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन नियंत्रण बनाए रखने के लिए, ये भी सही है। अगर हम लोग क्या है कि कई हजार वर्षों से अपने प्रजाति को इस दुनिया में बनाए आते जा रहे हैं, यानी क्या हम लगातार प्रजनन कर रहे हैं और हमारे प्रजनन करने से पृथ्वी पर जीवन जो है वो निरंतर बना हुआ है। तीसरा है कि अपनी जाति को बनाए रखने के लिए, ये भी बिल्कुल सही है कि प्रत्येक जीव जैसे शेर लगातार प्रजनन कर रहा तो अभी भी पृथ्वी पर शेर है, गधा भी लगातार प्रजनन कर रहा तो अभी भी पृथ्वी पर गधा है, मानव भी लगातार प्रजनन कर रहा तो अभी भी पृथ्वी पर मानव की प्रजाति है। तो प्रत्येक जीव अपने प्रजाति को इस दुनिया में बनाए रखने के लिए प्रजनन करता है। यानी एक भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। इसका मतलब है कि डी भी सही है। तो आपको ये तीनों को भूल जाइए और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए, बी एवं सी तीनों बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा क्या है ना 68 नंबर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 69 नंबर। कहता है कि मनुष्य में किस कॉर्ड, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ये स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है,
इस चीज को अगले वीडियो में हम लोग ध्यान रखेंगे। ये टाइपराइटर की गलती है कि मनुष्य में किस कॉर्ड के द्वारा हो सकता है कि ब्रीसन जो है ना चैट्रोली सैक से जुड़ा होता है। तो याद रखिएगा कि जैसे ये जो हमारा टेस्टिस है ना, ये चैट्रोली सैक से किसके माध्यम से जुड़ा होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ये है ए नंबर, इसके माध्यम से जो है ना ये टेस्टिस हमारा इससे जुड़ा होता है। इसको हम लोग एक बार सुधारेंगे, यहाँ कुछ स्पेलिंग गलत है जिसके कारण थोड़ी सी कंफ्यूजन इसमें हमारा बना हुआ है। अगला सवाल हमारा है कि भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? अब देखिए भ्रूण विज्ञान का मतलब होता है एम्ब्रायोलॉजी, यानी एम्ब्रायोलॉजी के जनक कौन है? यानी सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने पता किया कि बच्चे एकदम जायगोट आपस में मिलते हैं, स्पर्म मिलते हैं, ओवा मिलते हैं, उससे जायगोट बनते हैं, जायगोट डेवलप करता है। इसका पता लगाने वाले जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे उनको भ्रूण विज्ञान के जनक कहते हैं, फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। तो फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी हैं कार्ल ऑनडेस्ट बॉर्न बेयर, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि शुक्र जनन नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिका को क्या कहते हैं? ये दोबारा फिर से आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोली कोशिका। सेंट्रोली कोशिका, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोली कोशिका। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे पूर्व भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि स्पर्म को पोषण देने वाली जो कोशिका होती है उस कोशिका को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोली कोशिका। उस कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोली कोशिका। याद रखिएगा, स्पर्म को पोषण देने वाली जो कोशिका होती है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोली कोशिका। याद रखिएगा। तो एक जो हमारा 71 नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग सिर्फ गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। अगर यहाँ ये लिखा तो मटेरियल में भी गलत होगा, इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रोली कोशिका। चलिए अब हमारा अगला सवाल है प्रश्न नंबर 71, कहता है जिब्रेलिन क्या है? एकदम इजी से सवाल है कि जिब्रेलिन एक हार्मोन्स का नाम है। सीधे सीधे याद रखिए, जिब्रेलिन क्या है? एक हार्मोन्स का नाम है। तो कुछ प्रश्न काफी इजी होते हैं, उस पर समय अतिरिक्त देने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला सवाल है गेमीटा निर्माण को क्या कहते हैं? ये भी आपको पता होगा कि गेमीटा मतलब युग्मक, तो युग्मक के निर्माण को क्या बोलेंगे? युग्मक जनन बोलते हैं। तो गेमीटा निर्माण को क्या बोलेंगे? गैमीटोजेनेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गैमीटोजेनेसिस। क्योंकि जेनेसिस को ही हिंदी में बोलते हैं निर्माण, जेनेसिस को हिंदी में बोलते हैं निर्माण। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कि गेमीटा निर्माण को क्या कहते हैं? तो गेमीटा निर्माण को हम लोग गैमीटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो 73 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहता निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? देखिए मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि कॉपर टी के आकार की बनी एक युक्ति होती है, जिसे कि गर्भ को रोकने के लिए प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स के माध्यम से फीमेल के यूटेरस में लगाया जाता है। और जब ये फीमेल के यूटेरस में लगता है ना, तो ये स्पर्म और फिलोपियन ट्यूब वाला जो मार्ग है ना, उस मार्ग में अवरोध पैदा करती है, जिसके कारण स्पर्म इधर ही रह जाता है और ओवा इधर ही रह जाता है। मतलब स्पर्म और ओवा को आपस में मिलने से रोकता है। तो जब स्पर्म और ओवा आपस में मिलने से रुकेगा तो इससे क्या होगा? तो इससे जो है हमारा निषेचन अवरुद्ध होगा। इससे हमारा क्या होगा? निषेचन अवरुद्ध होगा। मतलब इससे निषेचन नहीं हो पाएगा, इससे निषेचन नहीं होगा। याद रखिएगा कि निषेचन को रोकने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कॉपर टी का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, लेकिन आप अपने अपने मटेरियल में सुधार कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर टी का उपयोग हम लोग किस कारण से करते हैं? तो कॉपर टी का उपयोग हम लोग करते हैं निषेचन को रोकने के लिए। किसके लिए? निषेचन को रोकने के लिए। आप सभी व्यक्ति अपने अपने मटेरियल में इसका जो ऑप्शन है इसको सही कर लीजिएगा। कॉपर टी का उपयोग किया जाता है निषेचन को रोकने के लिए, क्योंकि अगर महिला के यूटेरस में कॉपर टी लगा दिया जाए तो निश्चित रूप से इसमें क्या होगा? स्पर्म और ओवा का जो आपस में मिलने वाला प्रक्रिया है ये रुक जाएगा। स्पर्म अपने ही स्थान पे रह जाएगा और ओवा अपने ही स्थान पे रह जाएगा, और इससे जो है ना निषेचन की क्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। चलिए हम लोग सवाल बढ़ते हैं 75 की ओर। कह रहा कि निम्न में से, आप देखिए यहाँ सॉलिड जो है इसका फ्रंट ही चेंज कर दिया, तो कहीं ना कहीं बड़ा यहाँ पर दिक्कत हो रहा। कह रहा निम्न में से कौन
पता ही नहीं चल रहा कि ये लिखा क्या गया। तो कहीं ना कहीं इस चीज को हमारी भी गलती है कि हम लोग इसको मिस्टेक कर रहे हैं। अच्छा चलिए, इसमें ये सवाल है, शायद हमें याद आ रहा है। यहाँ सवाल होगा कि निम्न में से कौन द्विगुणित है। जैसे ऑप्शन के अनुसार शायद प्रश्न यही हो सकता है, आप अपने अपने मटेरियल से मिला लीजिए कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित कहने का मतलब हो गया 2n। अब देखिए, अंडाणु आप सबको शुरू से पता ही एक n है और शुक्राणु भी n है, और जब एस्पर्म और ओवा दोनों आपस में मिलता है तो इससे बनता है जायगोट, यानी 2n, इससे बनता है 2n। तो क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि इसमें से कौन 2n है। तो आप सीधे सीधे याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से जो ये जायगोट है, निम्नलिखित में से ये जो आपको जायगोट है, यही जायगोट क्या है, द्विगुणित है। तो आप इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर निश्चित रूप से आपका सी नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बस इसको आप लोग मटेरियल में अगर इस तरह से लिखा होगा, इसको आप द्विगुणित कर लीजिए, यानी क्वेश्चन सीधा सीधी होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विगुणित संरचना। तो द्विगुणित का मतलब 2n। तो चूंकि अंडाणु भी n है, शुक्राणु भी n है, तो निश्चित रूप से 75 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द्विगुणित संरचना है युग्मनज यानी जायगोट। तो ये हमारा इसका सही आंसर हो गया। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती। सवाल पूछ रहा है, 76 नंबर सवाल है कि नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती। देखिए, नर हार्मोन्स यानी कि पुरुष के जो जननांग है उससे निकलने वाले हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती। तो पुरुष का जो नर जननांग होगा वही से होगा। इसमें जैसे देखिए अंडाशय, ये मादा जननांग है, तो ये तो होने से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी शुक्राणु है, ये एक जननांग का नाम है ही, और ये किडनी, ये तो भी जननांग है नहीं। तो ऑलमोस्ट हमारा बचता है ऑप्शन नंबर सी, यानी वृषण, अंग्रेजी में बोलते हैं टेस्टिस। तो याद रखिएगा कि नर हार्मोन्स और एस्पर्म की उत्पत्ति कहाँ से होगी, तो टेस्टिस से होगी। कहाँ से होगी, टेस्टिस से होगी। इसीलिए इस टेस्टिस को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स के भी नाम से जानते हैं, यानी प्राथमिक लैंगिक अंग के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो याद रखिएगा कि नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होगी, तो नर हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है टेस्टिस से। याद रखिएगा, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है टेस्टिस से। अगला सवाल है हमारा 77 नंबर, कह रहा है कि एक्रोसोम किसका संभाग है, यानी एक्रोसोम किसका संभाग। याद रखिए, आप सबको मैंने आपको बताया भी होगा कि जैसे ये हमारा एस्पर्म है, देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है, एस्पर्म है। तो एस्पर्म के कई पार्ट होते हैं, और एस्पर्म का जो ये आगे वाला भाग होता है, ये बीच में आपका केंद्रक होता है, और ये जो आगे वाला भाग आपको दिख रहा है, इसको हम अलग कलर से कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए, ये जो आगे वाला जो रेड वाला भाग है ना, इसी रेड वाले भाग को हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। इस रेड वाले भाग को क्या कहते हैं, एक्रोसोम। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्रोसोम इसमें से किसका संभाग है। तो यानी ये शुक्राणु का आगे वाला भाग है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, शुक्राणु का सिर, ये भी सही, शुक्राणु का क्या है, सिर, यानी शुक्राणु का सिर का मतलब क्या होगा, शुक्राणु का आगे वाला भाग। ये जो आपको लाल कलर वाला जो आगे वाला भाग दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। तो यानी हमारा 77 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एस्पर्म के आगे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। याद रखिएगा, एस्पर्म के आगे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। एस्पर्म के जो आगे वाले भाग होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। तो अगली सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, कह रहा कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो सीधे सीधे याद रखिएगा कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितने, 46। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अनकंप्लीट है। अब इसमें इसको या तो नर पूछना होगा या फिर इसमें मादा पूछना होगा, याद रखिए। और ये अगर क्वेश्चन एक एंगल से देखा जाए तो इस ऑप्शन के अनुसार ये क्वेश्चन गलत है। अगर सीधे सीधे पूछा गया कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, तो 46 है। अगर आप इसमें नर पूछ दे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44 + XY। अगर मादा पूछ दे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44 + XX। क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पर एक समयुग्मजी है और एक विषम युग्मजी। यहाँ पर जो पुरुष है ये हेटेरोगैमस है,
और जो महिलाएं हैं वो समयुग्मजी होती है, मतलब उसमें एक ही प्रकार का क्रोमोसोम पाया जाता है। तो इसको आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है कि अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, तो सीधे सीधे बताइए 46। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 46। लेकिन अब मनुष्य में अगर नर की बात करें तो चूंकि नर में क्या है, उसमें दोनों प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसी के कारण लिंग का निर्धारण होता है। अगर महिलाएं बच्चे लड़की पैदा कर रही है या लड़का पैदा कर रहा है, इसके लिए जिम्मेवार जो होते हैं वो पुरुष होते हैं। तो पुरुष क्यों होते हैं? क्योंकि पुरुष होता है विषम युग्मजी, इसमें 44 के साथ साथ एक एक्स और एक वाई दोनों क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि मनुष्य में नर में गुणसूत्र की संख्या कितनी, तो होगी तो 46 ही, लेकिन 46 में कैसा? 44 प्लस एक्स वाई। और अगर आप पूछेगा कि मनुष्य में मादा में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, उसमें भी होगी 46, लेकिन कैसा होगा उसका स्वरूप? इसका स्वरूप होगा 44 प्लस एक्स एक्स। अगर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46। तो आप अपने बुद्धि विवेक का उपयोग कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत जगह आपको अपनी बुद्धि लगानी होती है, और आजकल तो आप लोग बहुत ज्यादा होशियार भी हो गए हैं, समझे। जब जिस समय गर्मी कम होता है तो गर्मी की छुट्टी मनाते हैं, और जब गर्मी काफी अधिक होता है तो फिर क्लास में बैठ करके आपस से बैठने के लिए भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। चलिए, कहता शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? बड़ा इजी से सवाल है कि शरीर से बाहर जो निषेचन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इन विट्रो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन विट्रो। यानी जैसे कि क्या होता है कि शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को हम बोलते हैं इन विट्रो। जैसे इन विट्रो कहिए, या इस प्रोसेस को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी, याद रखिएगा। इन विट्रो बोलिए या फिर इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। यानी इस प्रोसेस में क्या होता है कि स्पर्म को और ओवा को शरीर से बाहर निकालकर किसी कांच की प्रखनली में रखकर उसको फिलोपियन ट्यूब जैसा वातावरण दिया जाता है, और फिर से इसको जायगोट बना करके फिर से फीमेल के यूटेरस में डाल दिया जाता है। तो सीधे शब्दों में आप याद रखें कि जब शरीर से बाहर निषेचन की क्रिया होती है, अर्थात शरीर के बाहर फिलोपियन ट्यूब से बाहर किसी कांच की प्रखनली में स्पर्म और ओवा मिलता है, तो फर्टिलाइजेशन की इस क्रिया को बच्चों हम लोग बोलते हैं इन विट्रो। याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन की इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इन विट्रो। यानी 79 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग चलते हैं 80 प्रश्न की ओर, 80 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और फिर से वही सवाल है कि सेट्रोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो सेट्रोली कोशिका कहाँ पाई जाएगी? ये पाया जाएगा शुक्र जनन नलिका में। याद रखिएगा, कहाँ पाया जाएगा? शुक्र जनन नलिका में। और सेट्रोली जो कोशिका है इसका काम क्या है? सेट्रोली कोशिका का काम है कि शुक्र जनन नलिका में जब शुक्राणु बनेगा ना, तो उस शुक्राणु को पोषण देने का काम किसका है? सेट्रोली कोशिका का काम है। तो याद रखिएगा, सेट्रोली, अगर क्वेश्चन में पूछे सेट्रोली कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है शुक्र जनन नलिका में। और सेट्रोली कोशिका का अगर काम पूछा जाए तो सेट्रोली कोशिका का काम है शुक्राणु जो बन रहा होता है ना उसको पोषण देना, शुक्राणु के बनने की क्रिया को पोषण देना। तो हमारा जो 80 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहता गर्भाशय एक पतली ग्रीवा, फिर से यहाँ फिर मिस्टेकिंग किया है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा आगे की ओर खुलता होगा, तो ये इस भाग को हम लोग योनि बोलते हैं। याद रखिएगा, गर्भाशय एक पतली ग्रीवा के माध्यम से आगे की ओर खुलता है, तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं योनि, वेजाइना। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेजाइना। इसका काम है मैथुन कक्ष का निर्माण करना। इसका काम क्या है बच्चों? इसका काम है, याद रखिएगा, इसका जो योनि है ना वेजाइना, इसका काम है मैथुन कक्ष का निर्माण करना। याद रखिएगा, इसका काम है मैथुन कक्ष का निर्माण करना। तो क्वेश्चन था कि गर्भाशय एक पतली ग्रीवा के द्वारा आगे की ओर खुलता है, तो उस भाग को क्या कहते हैं? उस भाग को हम लोग बोलेंगे योनि। तो 81 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि पुरुष जनन तंत्र शरीर के किस भाग में पाया जाता है? मैंने आपको याद होगा, बहुत सारे बच्चों को तुरंत याद हो गया कि हमारे शरीर में जो ये जननांग है, इस जननांग को हम लोग पेल्विस क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। पेल्विस,
याद रखिएगा, चाहे महिला हो कि पुरुष हो, उसमें जो ये जननांग है ना, ये कहाँ पाया जाएगा, शरीर के पेल्विस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी पेल्विस क्षेत्र को हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्षेत्र। क्या बोलते हैं, श्रेणी क्षेत्र। याद रखिएगा, पुरुष में नर जनन तंत्र या फिर महिला में भी नर जनन तंत्र किस भाग में पाया जाएगा, तो शरीर के ये पेल्विस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पेल्विस क्षेत्र का मतलब होता है कि दोनों जंघाओं के बीच और उदर गुहा के ठीक नीचे का जो भाग होता है ना, उस भाग को हम लोग बोलते हैं पेल्विस भाग। याद रखिएगा, तो महिला में भी जनन तंत्र पेल्विस क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है, और पुरुष में भी ये जो जनन तंत्र है वो पेल्विस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, श्रेणी क्षेत्र। तो पेल्विस क्षेत्र को हिंदी में हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्षेत्र। तो याद रखिएगा, हमारा 82 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, हमारा अगला सवाल है 83 नंबर। देखिए, हमारा 83 नंबर सवाल है कि कौन सी कोशिका मानव टेस्टिस में शुक्राणु को पोषण देता है। अब बताइए, एक ही सवाल बार बार आ रहा है कि कौन सी कोशिका टेस्टिस में शुक्राणु को पोषण देता है। तो ये 3 बार क्वेश्चन आ गया, इसका सही आंसर हो जाएगा सेट्रोली कोशिका, ऑप्शन नंबर डी। ये 3 बार रिपीट हुआ। याद रखिएगा, शुक्राणु जनन नलिका में 3 कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें जो सेट्रोली कोशिका, ये काफी महत्वपूर्ण कोशिका है, क्योंकि ये स्पर्म को पोषण देने का काम करती है। और अभी हम लोग 30 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने में 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो कहीं ना कहीं इसकी महत्वता कितनी अधिक है, इस बात को ध्यान रखना है। और जब मैं क्लास में इस प्रश्न को आप लोगों से पूछताछ करूंगा, तो निश्चित रूप से इसका जवाब देना, ऐसा नहीं कि उस समय जो है आप कुछ बोलना ही नहीं। चलिए, 84 नंबर सवाल है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु की उत्पत्ति कहाँ से होती है। फिर से बड़ा इजी सवाल है कि शुक्राणु जनन यानी जिस समय स्पर्म बन रहा होता है, तो इस स्पर्म बनने की प्रक्रिया, शुक्राणु का जो उत्पादन होता है, ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है शुक्र जनन नलिका में। याद रखिएगा, ये कहाँ होता है, शुक्र जनन नलिका में। शुक्र जनन नलिका कहाँ पाया जाता है, तो शुक्र जनन नलिका टेस्टिस के आधारीय भाग में कुंडलित नलिका के रूप में पाई जाती है, जिसको हम लोग शुक्र जनन नलिका के नाम से जानते हैं। इसी शुक्र जनन नलिका में किसकी उत्पत्ति होती है, शुक्राणु की उत्पत्ति होती है, स्पर्म की उत्पत्ति होती है। तो याद रखिएगा कि 84 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 85 नंबर, और शायद चूंकि लाइन आज बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये आपका आज के लिए अंतिम क्वेश्चन होगा कि अंडाशय से अंडाणुओं के बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अंडो उत्सर्जन। याद रखिएगा कि अंडाशय से अंडाणु निकलने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अंडो उत्सर्जन। याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडो उत्सर्जन बोलते हैं। जैसे आप सबको पता है कि अंडाशय होता है, और इस अंडाशय से मासिक चक्र के लगभग 13वें दिन से 19वें दिन के बीच सबसे अधिक एक्टिव होता है। लेकिन 9वें दिन के बाद इस अंडाशय के अंदर से ओभा बाहर निकल जाती है, और जहां पर पहले से अंडाशय है ना, तो वहां पर एक पीला संरचना बन जाता है। तो इस पीला संरचना को बोलते हैं कॉपर्स ल्यूटियम। और ये जो ओभा है ना, ये बाहर निकल करके फिलोपियन नलिका में जाकर के जमा हो जाती है। तो जिस समय अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे अंडो उत्सर्जन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ओवैल्यूशन। क्या बोलेंगे, ओवैल्यूशन बोलेंगे। तो 85 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आज हमने आपको जो भी ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कराया है, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे फिर से पार्ट 4 वीडियो में, जहां हम लोग डिस्कशन कराएंगे 86 से लेकर के आगे के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उसका हम लोग डिस्कशन कराएंगे। और तब तक आप लोग मन लगा कर पढ़िए, और गर्मी की छुट्टी जो है उसको थोड़ा कम मनाइए। और जितने भी पीछे वाला ऑब्जेक्टिव है उसका एक बार रिवीजन कर लें। अगर किसी छात्र को थ्योरी भी छूटा हुआ है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप उस थ्योरी को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नंबर है 94 72 48 24 15। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, आपको अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5 का जो भी थ्योरी छूटा है, इस पे हम आपका उसको PDF सेंड कर देंगे। और घर पे मन लगा कर पढ़ें और अपना विशेष ख्याल रखें। तब तक के लिए आप सबों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं। मन लगा कर पढ़ें। जय हिंद।